नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। जोशीमठ के गंभीर हालात को देखते हुए सरकारें हरकत में आ गई हैं और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पहले ये बता दें कि जोशीमठ में बीते 2 हफ्ते में जमीन धंसने की प्रक्रिया तेज हुई है और एनडीटीवी इंडिया को इसरो के उपग्रह से मिली तस्वीरों के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक के बीच 12 दिनों में 5.5 सेंटीमीटर धंस गई है यहाँ की जमीन, जबकि इससे पहले अप्रैल से नवंबर के बीच 7 महीने में जमीन 8.9 सेंटीमीटर धंसी थी। साफ है कि जमीन धंसने की गति काफी तेजी देखी गई है। उधर आपको बता दें, आज उत्तराखंड कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री धामी, आप जानते हैं कि 2-3 दिनों से वहीं पर मौजूद थे और अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने क्या फैसले लिए हैं? केंद्र से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। हफ्ते भर में राहत पैकेज तैयार होगा। परिवार के 2 लोगों को मनरेगा दर पर पैसा मिलेगा। 6 महीने के लिए बिजली पानी बिल माफ होंगे। बैंक लोन में 1 साल की राहत मिलेगी। मंत्री 1 माह का वेतन और मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे अपना। आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों की मजबूती की जांच होगी। 8 संस्थान जोशीमठ में जमीन धंसने की जांच करेंगे। एनटीपीसी को लेकर भी जांच होगी। तो ये अहम फैसले आज उत्तराखंड की कैबिनेट ने लिए हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद रहे। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी सुबह हुई, जिससे वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहां से एक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, पहले आपको वो दिखाते हैं। जोशीमठ में हर साल यहाँ के लोग भगवान बद्रीनाथ से ये प्रार्थना करते थे कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर आए। ठीक जोशीमठ के ऊपर औली है, जहां पर कल रात बर्फबारी हुई है। जोशीमठ के भी कई इलाकों में कल रात में बर्फबारी हुई है। जो जोशीमठ के सामने पहाड़ है, आपको नजर आएगा, इन पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई। आपको बादल नजर आएंगे, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे। जोशीमठ से बस कुछ किलोमीटर दूर आपको बादल नजर आ रहे होंगे और वहां पर कल से बर्फबारी शुरू हो गई है। और जोशीमठ के ऊपर ये पहाड़ हैं और जैसे जैसे ये पहाड़ों से धीरे धीरे बादल नीचे आएंगे, जोशीमठ में भी बर्फबारी शुरू होगी, क्योंकि लगातार बारिश हुई। कल भी हुई बारिश, परसों भी हुई बारिश, आज सुबह भी बारिश हुई। अब कल इसरो ने एक स्टडी जारी की है, सैटेलाइट पिक्चर्स जारी करी हैं। इसरो हम सब जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से की मदद से जोशीमठ शहर की पिक्चर जारी की है, जिसमें ये सामने समझ में आता है कि धीरे धीरे हर रोज जोशीमठ की जमीन धंस रही है, जोशीमठ के पहाड़ धंस रहे हैं। ये बताया है कि सिर्फ 12 दिनों में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। इसरो ने तस्वीरों में जारी कर बताया है कि 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भू धंसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई है। एनएसआरसी ने कहा है कि पिछले सप्ताह दिसंबर और जनवरी के बीच ये भू धंसाव शुरू हो गया है। तो सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है, उसमें जिन इलाकों को बताया गया है कि जहां पर ज्यादा भू धंसाव होने की संभावना है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाएंगे, जिसमें तो नरसिंह मंदिर है। हमारे कैमरा पर्सन ये जूम करेंगे, नरसिंह मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। नरसिंह मंदिर जोशीमठ की का कह लीजिए दिल है, क्योंकि बद्रीनाथ की 6 महीने बद्रीनाथ में इस वक्त बर्फ पड़ती है तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ भगवान की 6 महीने इसी नरसिंह मंदिर में उनकी डोली आती है और 6 महीने यही नरसिंह मंदिर में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये जो है वो ज्यादा भू धंसाव वाला एरिया है। ये मंदिर के आसपास जो सिंह द्वार इलाका, जहाँ आपको घर नजर आ रहे हैं, ज्यादातर दरारें उन्हीं घरों में पड़ी है जो मंदिर के आसपास घर हैं। यहाँ पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और 12 दिनों में ही, जो इसरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 12 दिनों में ही जोशीमठ है वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस चुका है। सहयोगी पवन कुमार तिवारी के साथ जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हेमंत ध्यानी, सदस्य हैं सुप्रीम कोर्ट 4 धाम कमेटी। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी समय निकालने के लिए। जो आपने स्थिति देखी इस समय, क्या आंकलन आपका इस समय जोशीमठ को लेकर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि आकलन में कहीं भी कोई अब संशय बाकी रह गया है। इसीलिए युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है सरकारों द्वारा कि भाई लोगों को जितना हो सके जान माल की हानि को सबसे पहले बचाया जाए।
और जहाँ तक रही जोशीमठ की स्थिति की बात, तो जो भी वहाँ जा रहा है वैज्ञानिक, सबका मेरे ख्याल से बिल्कुल एक मत यही निकल के आ रहा है कि भाई इसका जो बड़ा हिस्सा है जोशीमठ का, वो तो अब बचने से रहा। वो कभी भी जो है समय रहते तेज बारिश में या ऐसी स्थितियां अगर पैदा होती हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट बड़ी एक आम बात हो गई है, क्लाइमेट चेंज में इरेटिक रेनफॉल एक आम बात हो गई है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कभी भी वो जो है अलकनंदा में समा सकता है। तो स्थिति तो काफ़ी गंभीर है। और कहें कि हमने जोशीमठ जैसे अपने एक ऐतिहासिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर 7वीं 8वीं सदी में, जहाँ ज्योतिर्मठ ज्योतिषपीठ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो भारतवर्ष के इतिहास के इतने बड़े महापुरुष रहे हैं, उसको हमने एक तरीके से खो दिया, गंवा दिया। क्या कर सकते हैं अब आगे? किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हम करना चाहिए? देखिए, अब चर्चाएं और सारी चीज़ें तो बहुत हो गई और हर किसी ने देख लिया, और मेरे ख्याल से इस पे कोई संदेह नहीं, आप लोग भी, मीडिया भी, और जो भी वहाँ जा रहा है सबके दिल से, और यहाँ तक कि जोशीमठ के वो लोग उनकी पीड़ा में, जिनमें विस्थापन और जिन्हें मजबूरन उजड़ना पड़ रहा है, सबके दिल से बिल्कुल यही पीड़ा, यही चीत्कार निकल रही है कि भाई ये तो जो है मैन मेड डिजास्टर है, ये हमने खुद विकास की अंधी होड़ में, दौड़ में, ये हमने खुद ही खड़ा किया। तो अब इस विकास की होड़ में, तथाकथित विकास की इस दौड़ में, हमने इस ऐतिहासिक और इस जिसको कहें विरासत नगरी को, ज्योतिर्मठ को अपने हम गंवाने जा रहे हैं, उसकी कुर्बानी हो रही है। तो अब सरकारें अगर हैं तो हम सब मिलकर अब ये देखें कि भविष्य के लिए एक पश्चाताप के तौर से हम ये करें कि हमारे पूरे हिमालय में, जो देवात्मा हिमालय जिसे हम कहते हैं, कम से कम वहाँ हम सही रूप से उसकी संस्कृति और उसके पर्यावरण के अनुकूल विकास की नीतियों को, विकास को हमें उसकी संस्कृति और उसके पर्यावरण के अनुकूल ढालना होगा, सारी विकास की नीतियों को। यही काम हो सकता है। और ये पहल 2010-2012 में सरकार द्वारा हुई थी भागीरथी घाटी में, जहां पर ऐसे ही एनटीपीसी के प्रोजेक्ट बन रहे थे बड़े बड़े, और उन प्रोजेक्टों को, जिसमें लोहारीनाग पाला, पाला मनेरी और 2 और प्रोजेक्ट थे, सब रद्द करके और उस पूरी घाटी को इको सेंसिटिव जोन, उस पूरे जलग्रहण क्षेत्र को घोषित किया गया। ऐसी ही पहल अब सारे हिमालय में आवश्यकता आन पड़ी है। जिस तरीके के संकट हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें अपने हिमालय, और ये हिमालय केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं है, ये हिमालय जो है हमारी लगभग देश की आधी आबादी की वाटर और फूड सिक्योरिटी यहाँ से जुड़ी हुई है। गंगा के इस बेसिन से हमारी लगभग 60 करोड़ से ऊपर की आबादी जो है, उसकी जीवन रेखा है ये। तो अगर हमें भविष्य की पीढ़ियों को मुंह दिखाना है, तो हमें उस रूप से भी इस प्रकृति के इस अनुपम तोहफे को, इस उपहार को संजो के रखना होगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो तत्काल ये कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि सारी घाटियों में, पूरे हिमालय में सरकार इस तरीके के तथाकथित मेगा प्रोजेक्ट रोके। इसको जो हमने रेवेन्यू जनरेशन की होड़ में पूरे हिमालय के को हमने बाजार बना के रख दिया है, बाजारीकरण की गिद्ध दृष्टि इस हिमालय के ऊपर जो लग चुकी है, उसको तत्काल विराम देने की आवश्यकता है। और उससे क्षमा याचना करते हुए हम जो है तुरंत इसको अपने सुधारात्मक कदम उठाएं। और ये चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए न्यूजीलैंड से, जिन्होंने अपनी एक नदी से माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि ट्राइबल्स की वो पूज्या थी, उसको जो है घोषित किया लिविंग एंटिटी। ऐसा कुछ वर्ष पहले हो चुका है। क्यों नहीं आज सरकार इस देवात्मा हिमालय और गंगा के इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे 4 धाम को, उस कमर्शियली जो कहें बाजारीकरण की दृष्टि से जो इसका हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो इसका निर्मम दोहन कर रहे हैं, उसको तत्काल रोकें। तो एक तरफ सरकारों का ये भी कहना है कि बेहतर व्यवस्था पहुंचे जो हमारे पहाड़ में लोग रहते हैं उनको, साथ ही ये सीमा पर भी आता है, उधर भी एक तरह से करना है, विकास करना है सरकार के लिए। क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्या आपको लगता है शोध कर उस पर विचार कर ही आगे प्रोजेक्ट्स बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए रास्ता है। जब ये बात आती है तो सीधा ये कहने लग जाता है कि भाई लोगों के विकास के लिए बेहतर व्यवस्थाएं इस तरीके के स्वरूप को न रखते हुए भी की जा सकती हैं। जैसे उदाहरण है सड़क हमें चाहिए, सड़क की कहीं मनाही नहीं है। आप 2014 का उत्तराखंड सरकार का स्वयं क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान देखें तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सड़क बनेंगे, और उसमें ग्रीन सड़क का नाम है कि सड़क कैसी बनी जाएगी, कट एंड फिल, मतलब आधा तरफ से पहाड़ काटा जाएगा और नीचे की तरफ से भरान किया जाएगा ताकि मलबे की डंपिंग न करनी पड़े। लेकिन क्या हमने उस तरीके से कभी अप्रोच, जिसको कहें सस्टेनेबल अप्रोच, अपनाई? तो दरअसल सस्टेनेबल अप्रोच ही नहीं है, हमने कट एंड डंप अपनाया।
चार धाम का चौड़ीकरण शुरू हुआ, चार धाम बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू। पेड़ नहीं लगे, बिल्कुल मैं देखती हूँ वहाँ। बिल्कुल वृक्षारोपण नहीं हुआ। तो दरअसल ये जो अप्रोच है, जो ये स्वरूप है, ये आसुरिक है। दैवीय स्वरूप अपनाते हुए भी विकास का सही रूप खड़ा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि विकास केवल इसी तरीके से होगा। बिल्कुल, हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अब जागे, और तमाम सरकारों पर आरोप लगता है, जो तमाम वहाँ पे लोग मौजूद थे लगातार ये कहते रहे। तो ये एक समय आ गया है कि हम सबको मिलकर यहाँ का विकास भले ही करना है, लेकिन विचार मंथन के बाद ही विचार आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और आगे ऐसा और वहाँ पे ना हो नुकसान यहाँ पे लोगों का, इसका हमें भरपूर ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। हम अब आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं। वहाँ पर आज आपको बता दें, जम्मू में गृह मंत्री ने दौरा किया और सुरक्षा के हालात का जायजा लिया। हाल में बड़ी आतंकी हमलों को देखते हुए गृह मंत्री ने वहाँ जाकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर राजभवन में अधिकारियों से बैठक की, विचार मंथन किया। अमित शाह ने डांगरी में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से फोन पे कुछ देर पहले बात की। वहां जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब हो गया तो ऐसा संभव नहीं हो सका। ये सुनते हैं क्या कहा गृह मंत्री ने। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए, विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां 100% मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही देर पहले आरोप लगाए हैं कि एलजी ने सारे भुगतान रोक दिए हैं। राज्यपाल के साथ तकरीबन 1 घंटा तक चली बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीटीसी वालों को वेतन नहीं मिल रहा है, हम काम करते रहेंगे, हम अदालत में भी जाएंगे। उन्होंने दिल्ली के अफसरों के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में उठाए सवाल पर भी बात की है। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है 2 जगह। एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। और आइए अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की राजनीति की। अशोक गहलोत के साथ सियासी जोर आजमाइश के बीच राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट अब फिर शक्ति प्रदर्शन की एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। वे किसान सम्मेलन करेंगे, बड़ी संख्या में लोगों से मिलेंगे। 16 जनवरी को वे नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 को झुंझुनू, 19 को पाली और 20 को जयपुर में कार्यक्रम करेंगे। उधर मुख्यमंत्री अशोक पायलट बजट को लेकर व्यस्त हैं। उन्होंने भी घोषणा की है कि सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा है कि वो 1 करोड़ लोगों को पेंशन देंगे और ये तमाम बातें। तो राजस्थान की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी हम हर्षा कुमारी सिंह के पास, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा, तो राजस्थान की सियासत जो है अब दिलचस्प होती जा रही है एक बार फिर। देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां सचिन पायलट जनसंपर्क रैलीज करने की कह रहे हैं, तो दूसरी ओर जो अशोक गहलोत ने जो उनकी सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उनको एक तरह से अपने बजट में शामिल करने का संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सिलेंडर्स पे भी वो
रियायत देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, जैसे राजस्थान में पहले से है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चिरंजीवी बीमा योजना उन्होंने लागू की है, वैसे ही योजना पूरी देश में लागू होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां सरकार की उपलब्धियों पर अशोक गहलोत उसको एक इलेक्शन पिच बनाएंगे, तो दूसरी ओर अपना जनसंपर्क को सचिन पायलट लगता है एक इलेक्शन पिच बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये चिंता जरूर है कि अगर दोनों नेता है तो क्या अलग अलग राह पे जाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा या एक साथ उन्हें एक ही मंच पे लाया जाए। इसलिए जयराम रमेश ने आज दिल्ली में भी कहा है कि इनका जो हल है उनको निकालना पड़ेगा। खड़गे साहब निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संगठन सर्वप्रिय है और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आते हैं और जाते हैं लेकिन संगठन सर्वप्रिय है। राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पार्टी के लिए एसेट्स हैं। तो देखना आगे होगा कि दोनों जो एसेट्स हैं, एक जिसकी सरकार की उपलब्धियां हैं क्योंकि उनका सोशल सेक्टर जो पिच है वो काफी स्ट्रांग है, और दूसरा जो जनसंपर्क पर निकले हुए हैं, उन दोनों को पार्टी कैसे अपने हित में उनका जो अपने अपने उनके जो क्वालिटीज हैं उनको कैसे यूज कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा, इस राजनीति को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओडिशा में विश्व हॉकी मुकाबले का आयोजन हो रहा है। हाल ही में राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने का राज्य सरकार ने दावा किया और उड़ीसा में बड़े पैमाने में हॉकी को प्रोत्साहन मिला है। 2018 के बाद दूसरी बार विश्व हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज भारतीय टीम का पहला मुकाबला कुछ ही देर में स्पेन के साथ शुरू होने वाला। हमारे साथ हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, हॉकी संघ के अध्यक्ष दिलीप टर्की। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बधाई आप लोगों को। विश्व हॉकी का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये खेलों के लिए, क्या कहेंगे आप आज? बैक टू बैक सेकेंड टाइम उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला में वर्ल्ड कप हो रहा है और आज उसका ओपनिंग डे है। 11th को ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छा रहा कटक में जो हुआ। और हॉकी इंडियन स्पोर्ट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और जिस हिसाब से वर्ल्ड कप यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट से हॉकी इंडिया FIH मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं आज जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिटिंग कैपेसिटी है वहाँ पे मैं बैठा हूँ। काफी इम्पोर्टेंट है जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड हॉकी के लिए, सिर्फ इंडियन हॉकी नहीं कहूँगा, वर्ल्ड हॉकी के लिए काफी इम्पोर्टेंट चैंपियनशिप है। बिल्कुल। टर्की जी, विश्व भर से कितनी टीमें आई हैं मुकाबले के लिए और इससे वैसे हमारे देश के अंदर भी हॉकी को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, वर्ल्ड कप इंडिया के साथ और 15 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हॉकी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड के जितने टॉप 10 के साथ साथ काफी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ जो फैसिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भुवनेश्वर और राउरकेला जो भुवनेश्वर कलिंगा हॉकी स्टेडियम जो कि 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ग्रैंड सक्सेस रहा और इस बार भी मेरे ख्याल से जो नया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यहाँ बना है वो काफी बेहतरीन स्टेडियम है। 20,000 कैपेसिटी, काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो राउरकेला में जो मैच होने जा रही है आज, उसका पहला मैच खेलेगी इंडिया स्पेन के साथ। पहला मैच से लेकर प्लेसिंग मैच तक यानी कि 15-16 मैच जो खेली जाएगी राउरकेला में, सभी मैच का जो टिकट है सेल हो चुकी है, सोल्ड हो चुकी है। सो काफी एक्साइटेड है लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए और पहली बार यहाँ पे मैच होने जा रहा है जो कि सुंदरगढ़ राउरकेला में जो हॉकी का गढ़ है। सब कोई काफी एक्साइटेड है और वर्ल्ड हॉकी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सारे टिकट्स जो हैं उनकी बिक्री हो चुकी है। वाकई में कितना एक खेल पॉपुलर हो इसकी बहुत कोशिश होती है क्योंकि अब तक हम सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं जिसने अपने आप को अच्छे से मोनेटाइज किया है। जो अन्य खेल भी हैं उनसे भी धनराशि जुड़े और वो खिलाड़ियों के और काम आए, खेल को भी और मजबूत करे, ये बहुत अहम है।
क्रिकेट के साथ तो हॉकी को हम कभी कम तुलना नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट अपने जगह अपने आप में एक इंडस्ट्री है, लेकिन हॉकी को अभी चाहने वाले काफी सामने आ रहे हैं। जो हॉकी कई साल पहले जो हॉकी थी अब चेंज हो गया, अभी हॉकी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय श्री नवीन पटनायक जी, उनका जो ब्लेसिंग, उनका सपोर्ट जो रहा, मैं तो ये कहना चाहूंगा हॉकी का क्रेज कई साल पहले कहीं और मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा था, लेकिन जब से नवीन पटनायक साहब जी ने हॉकी को सपोर्ट दिया, आज देखिए देश भर में, सिर्फ देश भर में, वर्ल्ड में हॉकी का क्रेज बढ़ गया है। और उसके साथ साथ देखिए जितने भी चैंपियनशिप अब जीत के आ रहे हैं, ओलंपिक्स जब जीत के आए हमारे पुरुष दल, ब्रॉन्ज मेडल जब जीत के आए, मेरे ख्याल से उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से और भी राज्य की ओर से काफी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। इतना ही नहीं, हमारे जो इंडियन वुमेन्स टीम जो है काफी सालों के बाद सेमीफाइनल पहुंची और सेमीफाइनल बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, जो HIL हो रही थी, अभी HIL को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और खिलाड़ियों को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, क्रिकेट के जैसा उस हिसाब से नहीं मिल सकता, लेकिन कोशिश ये रहेगा खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। बिल्कुल। आखिरी सवाल, हमारी भारतीय टीम का आज पहला मुकाबला होने जा रहा है, खिलाड़ियों से आप मुलाकात हुई होगी, क्या कहना है उनका, आपने उनसे बात की? हमारे इंडियन खिलाड़ी, हमारे उड़ीसा के जो हॉकी फैंस हैं, यहाँ के क्राउड से काफी आदी हैं, काफी पहचान है। 2018 में भी काफी 15-16,000 क्राउड के बीच मैच खेले थे, और आज मेरे ख्याल से 21,000 क्राउड के बीच मैच खेलेंगे। काफी उत्साह है, काफी जोश में है। आज से पहला मैच इसमें के साथ खेलने जा रहे हैं, और इतना ही कहना चाहूंगा, काफी खुश हैं। सिर्फ इंडियन हॉकी टीम नहीं, बाहर देशों की भी टीम काफी खुश हैं। यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जिस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है, फैसिलिटीज वाइज काफी अच्छा है, सब कोई खुश हैं। और इंडियन टीम को मैं कहूँगा पहला मैच के लिए वेट, काफी कॉन्फिडेंस है, और जी मुझे लग रहा है अच्छा मैच खेलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। तो वाकई में बहुत अहम है जिस तरह से कुछ ही देर में भारतीय ये टीम का मुकाबला अब करेगी स्पेन की टीम से। और अच्छी बात यह है कि हॉकी को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, तमाम टिकट्स जो हैं दिलीप तर्की बता रहे थे वो बिक चुके हैं। तो हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में कुछ देर पहले भारत और स्पेन के बीच मुकाबला मैच शुरू होना से पहले जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो जबरदस्त उत्साह है, उनसे बात की। हॉकी देखने के लिए फैंस का आना शुरू हो चुका है। ये हमारे पीछे जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम है और लोग पहुंचने लगे हैं। और आज यहाँ पे सबसे पहला मैच है इंडिया का। आपसे पूछना चाहेंगे, इंडिया का मैच आप देखने आए हैं, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत, क्योंकि ये राउरकेला में हमारे पहली बार हो रहा है, वो भी वर्ल्ड कप के लेवल पर, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज बहुत ही एक्साइटेड है और आज आशा करते हैं कि इंडिया जीतेगा और हम इंडिया को जिता के ही रहेंगे। ठीक है, इंडिया से क्या उम्मीद है? इंडिया जीतेगा, 1975 रिपीट होगा, फिर से हम लोग वर्ल्ड कप लाएंगे। इंडिया इंडिया। अच्छा लग रहा है, पहली बार हो रहा है राउरकेला में, इतना अच्छा स्टेडियम बना है। यहाँ हमारे सामने बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो अगर हम फैसिलिटीज की बात करें काफी आधुनिक एक स्टेडियम है, बहुत पॉपुलर एक स्टेडियम है। और यहाँ पे आज इंडिया का ओपनिंग गेम भी होने वाला है, जो आज सब फैंस के मन में एक उम्मीद है कि इंडिया जीते। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ राउरकेला से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और हॉकी की खबर के बाद सीधे इस समय कंजावाला मामले से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कंजावाला मामले में आपको बता दें, FSL जो रिपोर्ट है, FSL रोहिणी ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों की ब्लड सैंपल की रिपोर्ट सौंप दी है। ब्लड सैंपल की जांच से पता चला कि सभी आरोपियों ने शराब पी हुई थी। घटना के वक्त कार में 4 आरोपी सवार थे। तो ये इतना अहम मामला था
जिस तरह से इसमें आज कार्रवाई होती हुई देखी और आज एफएसएल रिपोर्ट भी आ गई है और जो चारों आरोपी हैं उन्होंने शराब पी हुई थी, ये सामने आए सूत्रों के हवाले से। तो बात हम वाराणसी की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज सुबह वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर क्रूज MV गंगा विलास सबसे लंबे जल मार्ग के लिए रवाना किया। इसके अलावा गंगा के उस पार मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने वाली टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया। वाराणसी के रविदास घाट पर गंगा किनारे कलाकारों की थाप। ये समारोह टेंट सिटी की शुरुआत का है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल किया। रेडी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टेंट सिटी का मकसद भी बताया और मायने भी। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। संत रविदास के उसी घाट पर महिलाओं का यह गीत टेंट सिटी के साथ सबसे लंबे जलमार्ग पर टूरिस्टों को लेकर निकलने वाले गंगा विलास क्रूज के लिए है। यह ऐतिहासिक दृश्य है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इसे भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े उन्होंने बताया कि किस तरह ये क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। बनारस में लगी टेंट सिटी बनारस के पर्यटन को बढ़ावा देगी और गंगा विलास क्रूज 27 नदियों से होते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 50 पड़ावों पर रुकेगा। इन तमाम जगहों पर पर्यटन के नए अवसर खोलेगा। एक लंबा जो एक जलमार्ग का जो एक अपना जो सबसे लंबे जलमार्ग के पर जो क्रूज चलना था, जिसकी हरी झंडी दिखनी थी, वो निकल चुका है। एक नया इतिहास, एक नई कहानी लिखने के लिए। वाराणसी के रविदास घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।